सोशल मीडिया से लेकर थिएटर तक फिल्म धुरंधर धूम मचा रही है। लीड रोल रणवीर सिंह का है, लेकिन रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना ने पूरी महफिल लूट ली है। रील्स में वही एंट्री, वही रहमान बलोच वाला खौफ और बैकग्राउंड में बजता गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। अब चर्चा ये नहीं है कि अक्षय खन्ना ने एक्टिंग कैसी की, चर्चा ये है कि असल जिंदगी का रहमान डकैत कौन था। पाकिस्तान के कराची के लियारी से निकला वो शख्स जिसकी कहानी पर दावा किया जाता है कि उसने कम उम्र में अपराध शुरू किया, मां की हत्या की और फिर पाकिस्तान में ऐसे नेटवर्क बनाए कि पुलिस, सियासत और सिस्टम सबकी फाइलों में उसका नाम दर्ज हो गया। कहानी शुरू करते हैं लियारी से। पाकिस्तान के कराची का वो इलाका जहां शहर के एक तरफ अमीरी चमकती है और दूसरी तरफ गरीबी के बीच अपराध अपना साम्राज्य खड़ा करता है। इसी लियारी से जुल्फिकार और बेनजीर भुट्टो सत्ता तक पहुंची और इसी लियारी से बाबू डकैत, हाजी लालू और बाद में रहमान डकैत जैसे नाम अंडरवर्ल्ड तक पहुंचे। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक रहमान का जन्म 1976 के आसपास दाद मोहम्मद उर्फ दादल के घर हुआ था। दादल ने लाइब्रेरी बनवाई, ईदगाह बनवाई, सिलाई सेंटर चलवाए, बॉक्सिंग क्लब जैसे काम भी करवाए। लेकिन पूर्व पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दादल और उसके भाई शेरू ड्रग्स के धंधे से जुड़े थे। शेरू बड़ा स्ट्रीट सीटर था और दादल जो है वो भी स्ट्रीट सीटर की लिस्ट में गिना जाता था। लियारी में सिर्फ वही गैंग नहीं थी, एक तरफ बाबू डकैत का नेटवर्क, दूसरी तरफ हाजी लालू का गिरोह जो रंगदारी, ड्रग्स और उगाही में मजबूत था। अब आते हैं रहमान के पहले दर्ज अपराध पर। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 6 नवंबर 1989 को जब रहमान 13 साल का होता है, कलाकोट इलाके में पटाखा फोड़ने को लेकर एक आदमी पर हमला कर देता है, उसे छुरा मारकर घायल कर देता है। यहीं से कहानी में लिखा गया अपराध की दिशा में उसका पहला कदम होता है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1992 में ड्रग सप्लाई को लेकर झगड़ा होता है। रहमान और उसके साथी आरिफ नाजिम पर आरोप है कि उन्होंने नदीम अमीन और नन्नू, ये दोनों भी गैंगस्टर होते हैं, उनको गोली मार दी। यही पहली हत्या के तौर पर दर्ज जो है वो पुलिस रिकॉर्ड में केस होता है। फिर आता है बदले का सिलसिला। सूत्र और जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं जमीन विवाद में रिश्तेदार की हत्या होती है। बाद में रिपोर्ट्स में दावा है कि 1998 में रहमान ने सुलेमान बिरोही को मारकर अपना वर्चस्व स्थापित करने की तरफ पहला कदम बढ़ाया। इसी दौरान उसे मिलता है लियारी के बड़े गैंगस्टर हाजी लालू का संरक्षण। कहानी के मुताबिक बाबू डकैत से दुश्मनी और गिरोहों की लड़ाई में लालू ने रहमान को अपने काम का समझकर आगे बढ़ाया। यानी अपराध में भी मेंटरशिप होती है। कौन किसके साए में बड़ा होगा वही तय करता है कि अगले 10 साल में इलाके का राजा आखिर कौन बनेगा। अब कहानी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा आता है सन 1995। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 फरवरी 1995 को उस्मानाबाद मिल्स एरिया में पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी में आरिफ नाजिम पुलिस की गोली से मारा जाता है, जो रहमान का साथी होता है, और रहमान वहां से भाग निकलता है। और इसके कुछ ही महीनों के बाद रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि 18 मई 1995 को रहमान ने अपनी मां खदीजा बीबी की हत्या कर दी। रहमान पुलिस को बताता है कि उसने घर में अपनी मां को गोली मारी। पुलिस के मुताबिक उसे शक था कि उसकी मां मुखबिर बन गई है। बताया ये जाता है कि उसकी मां का दुश्मन गैंगस्टर से संबंध था जिसने उसके पिता की हत्या की थी। इसके बाद 1995 में ही रेंजर्स उसे हथियार ड्रग्स में पकड़ते हैं। कहानी के अनुसार वह 2.5 साल जेल में रहा और 10 जून 1997 को उसे कराची सेंट्रल जेल से सिटी कोर्ट लाया गया और वहां से वह भागकर फरार हो गया, बलूचिस्तान के हुब इलाके में पहुंच गया। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उसने 3 शादी की हैं और कुल 13 बच्चे उसे हुए हैं और धीरे धीरे ये एक अपराधी क्राइम का एंटरप्रेन्योर बन गया, जो सिर्फ गन नहीं चलाता, असेट्स भी बना रहा था। 2002 तक रहमान का असर इतना था कि इलाके में कौन चुनाव जीतेगा, कौन पाकिस्तान के उस इलाके में टाउन मैनेजर बनेगा, यह फैसला भी उसकी पकड़ से प्रभावित होने लगा। उसकी कमाई के बड़े जरिए थे कराची बंदरगाह से निकलने वाले कंटेनरों का भत्ता, अवैध गुटखा फैक्ट्रियां, ड्रग्स नेटवर्क और कथित ऊपर वालों की इजाजत वाली बात भी कहानी में सामने आती है। इसी दौर में गैंगवार होता है। रहमान बनाम पप्पू इतनी हत्याएं होती हैं कि लियारी इंटरनेशनल चर्चा में आ जाता है। एक रिसर्च दावा करती है कि इस गैंगवार में करीब 3500 लोग मारे गए। ये संख्या दावा के रूप में आती है मगर भयावहता का अंदाज दे जाती हैं। जब हिंसा बढ़ी तो मध्यस्थता की कोशिश हुई। कहानी के मुताबिक बलोच एकता आंदोलन के नेता अनवर भाईजान को मध्यस्थता बनाने की बात उनके द्वारा की गई, लेकिन रहमान ने 8 जनवरी 2005 को उन्हें भी मार डाला। ये रिपोर्ट्स बताती हैं और यहीं से समझौते का रास्ता बंद हो जाता है।
अब मामला राजनीति, पुलिस और सिस्टम के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। 18 जून 2006 को रहमान को कोयटा से आखिरी बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन सरकारी तौर पर यह गिरफ्तारी जाहिर नहीं की जाती है और इसी दौरान कथित तौर पर उसने तफ्तीश करने वाले पाकिस्तान पुलिस के अधिकारियों के सामने ये स्वीकार किया कि वो उसने मां की हत्या की। उसके अलावा 79 वारदातें उसने गंभीर अलग की हैं जिसमें वो शामिल है। रिपोर्ट्स बताती हैं ये एक बेहद गोपनीय दस्तावेज था जो अपराध के साथ साथ राजनीति और अपराध के गठजोड़ को भी दिखा रहा था, इसीलिए यह दस्तावेज सामने नहीं आया। इसी दस्तावेज में दावा था कि उसने 34 दुकानें, 33 घर, 12 प्लॉट, 150 एकड़ जमीन और कुछ संपत्ति ईरान में भी बनाई है। इसी दौर में उसे राजनीति का कीड़ा काटने लगता है। वह पीपल्स अमन कमेटी का चेहरा बनता है और अब रहमान डकैत से उसका नाम होता है सरदार अब्दुल रहमान बलोच। स्कूल, दवाखाने, लोकल मदद, कुछ इलाकों में उसकी छवि रॉबिन हुड जैसी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वही नेटवर्क, भत्ता, हथियार, कंट्रोल, ये जो है वो होता है। राजनीति में दावा है कि पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कुछ सर्कल्स में उसे उपयोगी माना गया, जबकि एमक्यूएम मुत्ताहिद कौमी मूवमेंट ने उसे राजनीतिक चुनौती की तरह देखा। फिर पप्पू को समर्थन वाला एंगल भी स्टोरी में आता है। कहानी में इसी समय एंट्री होती है एसएसपी चौधरी असलम खान की, जिसका किरदार संजय दत्त ने फिल्म में निभाया है। ये वही अफसर है जिन्हें पाकिस्तान की मीडिया लंबे समय तक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहती रही। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वो 1980 में पुलिस में भर्ती हुए, कराची में एसएचओ जैसी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे रहे, फिर उसके बाद सीआईडी और एंटी टेरर यूनिट के एसएसपी के तौर पर चर्चा में आए। फिर आता है क्लाइमैक्स। गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा ने रहमान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की बात की। ऑपरेशन चलने लगे और 9 अगस्त 2009 को रहमान अपने 3 साथियों के साथ एसएसपी असलम खान की पुलिस टीम के मुठभेड़ में मारा गया। सरकारी विज्ञप्ति छपी के बाद 80 से ज्यादा मामले में वांटेड था। यह पुलिस की बड़ी कामयाबी है। यहीं से रहमान डकैत की मौत वाली कहानी सीधी नहीं रहती है, वो अदालत तक जाती है। 14 अक्टूबर 2009 को पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक रहमान की पत्नी फरजाना ने याचिका दायर करके कहा कि उनके पति और 3 अन्य लोगों को पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मारा है। पुलिस अफसरों को जवाब देने के नोटिस कोर्ट देता है और 4 फरवरी 2010 को डॉन एक रिपोर्ट और छापता है जिसमें बताया जाता है कि सिंध हाई कोर्ट ने कथित रूप से स्टेज एनकाउंटर के आरोपी एसएसपी चौधरी असलम और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। फिल्म में असलम हीरो कॉप लग सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उसी एनकाउंटर पर कानूनी विवाद भी दर्ज है। और फिर कहानी का दूसरा क्लाइमैक्स 9 जनवरी 2014 को आता है। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर असलम के काफिले को बम से निशाना बनाया गया और वो मारे गए। विकिपीडिया और रिपोर्टिंगों के मुताबिक टीटीपी ने इस हत्या की मौत का जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर ली। जिस शहर में आप एनकाउंटर से दहशत तोड़ते हैं, उसी शहर में दहशत आपको टारगेट बनाकर जवाब भी देती है। तो धुरंधर में रहमान डकैत की एंट्री पर जो तालियां बज रही हैं, तो असल दुनिया में उसके पीछे लियारी गैंगवार, भत्ता सिस्टम, राजनीति, अपराध का गठजोड़ और फिर चौधरी असलम जैसे अफसरों की वो परत है जहाँ ऑपरेशन की बाही भी है और अदालती सवाल भी। रहमान डकैत कौन था? एक आदमी, एक गैंगस्टर, एक राजनीतिक मोहरा या सिस्टम की खाली जगह में उगाया एक पैरेलल राजा? एक प्रोफेसर की राय स्टोरी में आती है कि लियारी की मारामारी का सिरा यहाँ नहीं बलूचिस्तान तक जाता है। राज्य ने आंदोलन से अलग रखने के लिए लियारी को अपराध की भट्टी में धकेला और राजनीति ने आसान रास्ता चुना। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, किरदार मारा जाता है लेकिन मॉडल यानी राजनेता बच जाते हैं। रहमान के जनाजे में लाखों की भीड़ थी। लियारी नहीं, पाकिस्तान के बड़े जनाजों में उसका जनाजा गिना गया, लेकिन अब लियारी बदल गया है। बाकी आवो हवा बताया जाता है कि बदल चुकी है। मेरा नाम शिवांग श्रीवास्तव है और आप देख रहे थे द साइलेंट ट्रुथ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।